हाय एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को। ठीक है, तो जैसे कि इसका नाम है कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा समझने के लिए भी ये कॉम्प्लेक्स ही है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन को समझने से पहले हम थोड़े से रियल की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो रियल फंक्शन क्या होते थे, जिसे हम कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन जिसका डोमेन क्या हो, आर, ठीक है, और उसका रेंज भी क्या हो, आर हो। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा का पूरा आर हो, जिसका डोमेन रियल नंबर का सबसेट हो और जिसका जो आंसर है आए वो भी रियल नंबर के किसी सबसेट में आए। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को जिसका डोमेन जो है सबसेट ऑफ रियल है और रेंज जो है सबसेट ऑफ रियल है, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, रियल फंक्शन या फिर रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो इसी तरह से कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऐसे फंक्शन होंगे जिसका डोमेन जो है सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और जिसका रेंज भी क्या है, सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट क्या लेगा, इनपुट x लेगा जो कि एक रियल है और आउटपुट आपको देगा f ऑफ x जो भी क्या है, एक रियल है। यहाँ पे इनपुट लेगा ये z यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, और आपको जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा f ऑफ z। तो जो f ऑफ z होगा ये भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहते हैं। तो जितनी आसानी से हम रियल फंक्शन को समझते हैं उतनी आसानी से जो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे f ऑफ z क्या है, इमेज है z की। ठीक है, तो इसको कई बार जो है w से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो z मैप होता है w पर, तो z की इमेज क्या है, w है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इन्हें कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहते हैं। अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सो मान लीजिए z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z मैंने ले लिया है c से, और f ऑफ z जो है वो है z स्क्वायर। ठीक है, तो z स्क्वायर यानी क्या, तो z होता क्या है, z इज x प्लस आइटा वाई। ठीक है, और अगर मैं x प्लस आइटा वाई को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँ तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस आइटा वाई का स्क्वायर। इसको जब आप खोलोगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आइटा 2xy। ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2xy ये क्या है, ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो z स्क्वायर आया ये भी कहाँ बिलोंग करता है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो f ऑफ z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज़ रियल प्लस आइटा 2xy विच इज़ ऑल्सो रियल। तो ये कुछ इस फॉर्म का आ गया। मान लीजिए इसे हम नाम देते हैं u और इसे नाम देते हैं v। तो हमारा जो f ऑफ z आया, f ऑफ z वो किसके बराबर आया, u प्लस आइटा v, जहाँ पे u क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, v है 2xy। ठीक है, तो f ऑफ z यानी कि w किसके बराबर आया, u प्लस आइटा v। तो कहने का ये मतलब है कि आपने इनपुट दिया x प्लस आइटा y और आपको आउटपुट मिला u प्लस आइटा v। कॉम्प्लेक्स नंबर डाला और कॉम्प्लेक्स नंबर बाहर निकला। तो यहाँ पे ये u और v की खास बात क्या है कि आप देखो u और v क्या है, ये x और y के फंक्शन हैं। ठीक है, ये x और y से बने हैं। तो आप जो है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो इमेज है वो किसके बराबर आएगा, इट इज़ u जो कि एक्स वाई का फंक्शन है प्लस आइटा v जो भी एक्स वाई के फॉर्म में है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो ऐसे फंक्शन हैं जो मल्टी वेरिएबल है। जैसे कि ये सिंगल वेरिएबल था, ठीक है, यहाँ पे x रियल है और ये सिंगल वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे x और y रियल हैं, लेकिन आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन को जो है 2 वेरिएबल के रूप में देख सकते हो जहाँ पे x और y दोनों रियल हैं। जिस तरह से आप जो है z को एक तो x और y के रूप में लिख सकते हो यानी कि कार्टेशियन के रूप में लिख सकते हो और दूसरा पोलर फॉर्म के रूप में लिख सकते हो, उसी तरह से f ऑफ z को भी
आप एक्स वाई के रूप में, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है u ऑफ एक्स वाई प्लस आइटा v ऑफ एक्स वाई, इस रूप में लिख सकते हो, और सेकेंड पोलर फॉर्म के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, सो पोलर फॉर्म में z किसके बराबर होता है, r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह देखने के लिए कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपको सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो वो कितने एंगल पर है और उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, सो z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो अगर मैं यही एग्जाम्पल लेके चलूँ तो f ऑफ z किसके बराबर है, z स्क्वायर। ठीक है, और हमें पता है जब आप इसका स्क्वायर लोगे तो दिस इज आर स्क्वायर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा का स्क्वायर, और हमें फॉर्मूला पता है जब पावर होता है तो वो एंगल का मल्टीपल बन जाता है। सो दिस इज आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा आर स्क्वायर आइटा साइन 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ जेड किसके रूप में आ गया, आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा आइटा आर स्क्वायर साइन 2 थीटा, यानी कि फिर से ये u प्लस आइटा v के फॉर्म में आ गया। इस फंक्शन का जो है ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पे u किसके बराबर, आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा, यानी कि u जो है किसका फंक्शन आ गया, r और थीटा के रूप में आ गया। उसी तरह से जो v है वो भी r और थीटा के रूप में आ गया। ठीक है, सो v इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ r एंड थीटा, सो विच इज इक्वल्स टू f ऑफ z। तो जिस तरह से z को पोलर फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसी तरह से f ऑफ z को भी पोलर फॉर्म के रूप में लिखा जा सकता है, और ये क्या है, फिर से कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इनको कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहा जाता है। फिर से जो है रियल फंक्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है, सो रियल फंक्शन में हो क्या रहा है कि आपका फंक्शन जो है r से इनपुट ले रहा है और r ही को इनपुट दे रहा है। ठीक है, तो r से मतलब रियल लाइन से, और r ही में इनपुट दे रहा है मतलब रियल लाइन में ही इनपुट दे रहा है। तो मान लीजिए आपका डोमेन वाला रियल लाइन है। ठीक है, सो ये आपका डोमेन है और ये आपका रेंज है, तो दोनों रियल लाइन है। और फंक्शन मान लीजिए यहाँ कहीं x है, ये आपका x है। ठीक है, और ये जो फंक्शन है इस x को किसी f ऑफ x पर मैप करता है। ठीक है, तो इस फंक्शन f के अंडर इस x की इमेज मान लो यहाँ कहीं f ऑफ x आ जाती है। ठीक है, तो r से हमने एक x लिया और उसकी मैपिंग r पर ही हो रही है। तो आप ये देख रहे हो कि ये वन डायमेंशनल है, 1D है, ये भी वन डायमेंशनल है, 1D है। ठीक है, ये आपका इनपुट है, दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। अब क्योंकि ये वन डायमेंशनल है, ये भी वन डायमेंशनल है, आप इसको जो है इसका जो ग्राफ है वो 2 डायमेंशन पे दिखा सकते हो। यहाँ पे आप इनपुट को प्लॉट कीजिए, यहाँ पे आउटपुट को, तो हर एक इनपुट के लिए कितना आउटपुट आ रहा है उस चीज़ को मैप कीजिए, और आपको यहाँ पे जो है कोई कर्व, कोई लाइन, कुछ ग्राफ मिलेगा। तो इस तरह से आप फंक्शन को समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, जो अपना इनपुट है, यानी कि मान लीजिए ये x है। ठीक है, और जो हमारी y एक्सिस है इस पे हम देते हैं आउटपुट, आउटपुट यानी कि इधर हमें मिलता है f ऑफ x, ये f ऑफ x, ये x। ठीक है, तो रियल फंक्शन का ग्राफ बनाना बहुत आसान है, इसीलिए बनाना आसान है क्योंकि ये 2 डायमेंशन में बन जाता है। ठीक है, ये 2D में बन जाता है। तो आप रियल फंक्शन को इंटरप्रेट कर सकते हो, उसको विजुअलाइज कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। अब यही चीज़ जो है हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि C क्या है, C लाइन नहीं है, C एक प्लेन है, यानी कि एक 2 डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स प्लेन है। ठीक है, इसका जो आउटपुट जहाँ आएगा वो भी C ही है, यानी कि ये भी 2 डायमेंशन का कॉम्प्लेक्स प्लेन है। तो इस केस में मान लीजिए यहाँ कहीं कोई Z है। ठीक है, इस Z की इमेज अंडर F, इस Z की इमेज अंडर F मान लो कहीं F ऑफ Z आता है। ठीक है, तो ये भी 2D में है, ये भी 2D में है। तो क्या इनका इस तरह से ग्राफ बनाया जा सकता है क्या, जिस तरह से हम रियल फंक्शन के लिए ग्राफ बनाते हैं, क्या उसी तरह से कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए ग्राफ बनाया जा सकता है कि नहीं, नहीं जा सकता।
ठीक है, सो द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये 2 डायमेंशन का है, ये 2 डायमेंशन का है, यानी कि अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा, तो क्योंकि ये 2 डायमेंशन का है और ये भी 2 डायमेंशन का है, तो इन दोनों का ग्राफ बनाने के लिए हमें कितना डायमेंशन चाहिए? 4 डायमेंशन चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम खुद जो है 3 डायमेंशन में रहते हैं, तो 4 डायमेंशन जो है हमारे 3 डायमेंशन में एक और डायमेंशन जुड़ गया है जो अभी तक हम देख नहीं पाए हैं, मुश्किल है मतलब। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके इनपुट के लिए 2 डायमेंशन कवर हो जाते हैं और आउटपुट के लिए भी 2 डायमेंशन की ज़रूरत है, यानी कि टोटल हमें 4 डायमेंशन की ज़रूरत है। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो हम जो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन का ग्राफ नहीं बना सकते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें बिल्कुल होपलेस हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर भी हम जो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन को समझ सकते हैं। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एफ ऑफ जेड जो है वो है z+1। ठीक है, तो क्या हम z+1 को समझ सकते हैं क्या? तो z+1 का मतलब है, z मतलब x प्लस आइटा y, और उसमें क्या कर दिया? 1 ऐड कर दिया, और 1 क्या है? रियल पार्ट है, एक रियल नंबर है। ठीक है, तो जो नेट आएगा वो कितना आएगा? x+1 प्लस आइटा y। ठीक है, तो अगर ये z है तो z+1 किधर आएगा? ये कह रहा है कि z+1 यानी कि रियल पार्ट में एक कदम आगे चलेगा। ठीक है, और उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो सेम रहेगा। यानी क्या कि अगर ये z है तो ये यहाँ से एक स्टेप आगे जाएगा और यहाँ पे बनेगा z+1, क्योंकि ऊपर और नीचे जो है आपका इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट पे कोई हलचल नहीं है। ठीक है, यानी कि सिर्फ रियल पार्ट में ये आगे पीछे मूव करेगा। जो भी z होगा, z अगर इधर है तो इधर मूव करेगा, तो यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेगा। उसी तरह से अगर माइनस होता तो ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करता। उसी तरह से z प्लस आइटा है, z प्लस आइटा का क्या मतलब हुआ कि x प्लस आइटा y प्लस आइटा। ठीक है, यानी कि अब इमेजिनरी पार्ट ऐड होंगे, सो x प्लस आइटा y प्लस 1। यानी क्या कि इस फंक्शन में जो है आपका रियल पार्ट सेम रहता है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट में वो एक कदम आगे चलता है। ठीक है, सो अगर z यहाँ पे है तो आपका जो z प्लस आइटा होगा ये ऊपर की तरफ चलेगा, अगर यहाँ पे है तो भी ऊपर की तरफ चलेगा। ठीक है, सो इस एग्जाम्पल को समझना आसान है। आसान इसीलिए है क्योंकि ये एक आसान एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल आए तो उनको कैसे समझें? ठीक है, तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल को समझने के लिए एक जर्मन के मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम था बर्नार्ड रायमन। ठीक है, तो उन्होंने एक मेथड दी जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स मैपिंग। कॉम्प्लेक्स मैपिंग का मतलब है कि हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन को ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं, यानी कि हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि असल में ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन कर क्या रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन का ग्राफ नहीं बनाया जा सकता, तो उसको समझा कैसे जाए कि ये कर क्या रहा है उन कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, एक सेट ऑफ पॉइंट्स लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है इनपुट वाला कॉम्प्लेक्स प्लेन है। ठीक है, तो हम इस प्लेन को कहते हैं जेड प्लेन। जेड प्लेन यानी कि जेड मतलब इनपुट, तो जेड प्लेन है जहाँ से हम इनपुट देंगे, और जो आपका आउटपुट आएगा उसे हम कहेंगे डब्ल्यू प्लेन। ठीक है, जहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा है, तो यहाँ पे हम कोई सेट ऑफ पॉइंट्स लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक सेट ऑफ पॉइंट्स है। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर जितने भी ये पॉइंट्स हैं इंक्लूडिंग बाउंड्री पॉइंट्स, ये मैंने एक सेट ले लिया S। ठीक है, और अगर मैं इन सेट पर ये फंक्शन लगाती हूँ कॉम्प्लेक्स वाला f ऑफ z, तो इसकी इमेज देखेंगे हम W प्लेन में। ठीक है, यानी आपका इमेज वाला प्लेन। तो मान लीजिए इस ट्रायंगल का कुछ इस तरह का शेप आता है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है कि इस फंक्शन ने क्या किया, इस
ट्रायंगल को बड़ा बना दिया, यानी कि मैग्नीफाई किया, ठीक है, और हो सकता है कि थोड़ा बहुत रोटेट भी किया हो। तो आप इस तरह से कॉम्प्लेक्स फंक्शन को समझ सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इन पॉइंट्स के साथ क्या कर रहा है, ठीक है। तो आपने जो है, जब हमने इस सेट S पर ये फंक्शन अप्लाई किया तो उसने उस ट्रायंगल को मैग्नीफाई किया, ठीक है। इसको आप नाम दे दीजिए S डैश। तो इसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स मैपिंग। यानी क्या, कॉम्प्लेक्स मैपिंग के अंदर हम जेड प्लेन के अंडर कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स लेते हैं और उसका उन्हीं पॉइंट्स का इमेज देखते हैं डब्ल्यू प्लेन के अंदर और देखते हैं कि कैसा बिहेवियर है उसका, ठीक है। इस तरह से कॉम्प्लेक्स फंक्शन को समझा जाता है, ठीक है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। डब्ल्यू यानी क्या, एफ ऑफ जेड। तो मान लीजिए कोई फंक्शन है जो है आइटा जेड, यानी कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को आइटा से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आइटा से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो आपका आउटकम है वो किस तरह से बिहेव करेगा। तो देखो, आइटा इंटू एक्स प्लस आइटा वाई, यानी क्या, आइटा एक्स माइनस वाई। इसको अच्छे से लिखूं तो माइनस वाई प्लस आइटा एक्स। तो यहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व की आप लोगों ने, आप देख रहे हो कि जो पहले x प्लस आइटा वाई था वो बन गया है माइनस वाई प्लस आइटा एक्स, यानी कि जो पहले रियल पार्ट था वो अब इमेजिनरी पार्ट बन चुका है, और जो पहले इमेजिनरी था वो अब रियल पार्ट बन चुका है, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई, लेकिन वो रियल पार्ट बन गया है उस फंक्शन का। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को समझे कैसे, तो देखिए, उसके लिए जैसे कि कॉम्प्लेक्स मैपिंग का सिस्टम कहता है हमें क्या लेना पड़ेगा, जेड प्लेन में कोई सेट ऑफ पॉइंट्स लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आप कोई सबसे सिंपल जैसे कि कोई रेक्टेंगल ले लिया, कोई प्लेन ले लिया, ठीक है। तो हम जेड प्लेन में भी यही करते हैं। देखिए, हमको जो है ग्राफ बनाना कैसे इजी पड़ता है, जब हमारे पास एक वेरिएबल होता है, यानी कि इसी तरह से हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। हम x को इनपुट डालते हैं और y को आउटपुट निकाल के आते हैं, ठीक है। तो मतलब हम एक ही चीज़ को अंदर डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए, एक y हो गया और एक x हो गया, हम, ठीक है। तो क्यों ना एक काम करते हैं, इसमें से एक को फिक्स करते हैं, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि हमारा z कितना है, x प्लस आइटा y है, ठीक है। और मैं x या फिर y में से कोई एक पार्ट फिक्स कर लेती हूँ। मान लीजिए x को मैं 2 लेती हूँ, तो ये बन गया 2 प्लस आइटा y, ठीक है। और y को आप चेंज कर दीजिए, मतलब y को आप जो है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी ले सकते हो। तो 2 प्लस आइटा y किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, 2 यानी क्या, x, मान लीजिए यहाँ कहीं x इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। और y क्या है, y जो है आपका इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि ये है, और उसको आप कहीं से भी माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के बीच में ले सकते हो, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये इसको रिप्रेजेंट करती है 2 प्लस आइटा वाई को, ठीक है। 2 प्लस आइटा वाई पर ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो यही मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा s, क्योंकि ये पॉइंट्स है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट्स हैं, इनका सेट है, तो ये मेरा s है। मुझे ये देखना है कि ये जो लाइन है, इस फंक्शन, इस लाइन के ऊपर जब हम फंक्शन को अप्लाई करते हैं तो ये लाइन जो है किस तरह से बदलती है, ठीक है। तो हमने जो है यहाँ पे x को 2 रख दिया था, तो हमारा जो f ऑफ z है वो किसके बराबर आ गया, माइनस वाई प्लस आइटा 2, ये हमारी इमेज है, ठीक है। सो माइनस वाई प्लस आइटा 2 किस तरह से दिखेगा, तो यहाँ पे फिक्स क्या हो गया, यहाँ पे जो है 2 आइटा फिक्स हो गया, मान लीजिए यहाँ पे कहीं 2 आइटा है, तो ये चीज़ फिक्स हो गई। और इसका जो y कहाँ से था, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, तो यहाँ पे f ऑफ z में y जो है ये नहीं है, ठीक है, ये क्या है, रियल पार्ट है, ये f का रियल पार्ट है। तो f का रियल पार्ट किधर है, ये है, ठीक है। इतना ध्यान में रखिए, यहाँ पहले में जो 2 था वो z का रियल पार्ट था, और इस केस में जो 2 है वो f का इमेजिनरी पार्ट है। पहले भी मैंने कहा है कि इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट इंटरचेंज हो जाते हैं, हाँ। तो यहाँ पे जो रियल है वो कौन है, y है, ठीक है। वो कहाँ से चेंज हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक
चेंज हो रहा है, और आपका जो इमेजिनरी पार्ट है वो फिक्स्ड है कहाँ पे, 2 आइटा पे। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी एस डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एस डैश यानी क्या, -y + 2 आइटा, ये वो लाइन है, यानी कि ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आपने देखा कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आइटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि अगर उसमें ये कोई सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, ये कोई लाइन है जो पहले वर्टिकल थी वो कैसी हो जाती है, हॉरिजॉन्टल हो जाती है, और उनके जो इमेजिनरी और रियल पार्ट थे वो इंटरचेंज हो जाते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो f(z) = z²। ठीक है, यानी क्या, x + i का स्क्वायर, यानी क्या, x² - y² + i 2xy। ठीक है, तो इस केस में ये हो गया u, ये हो गया v। आपने पिछले वाले एग्जाम्पल में एक चीज़ नोटिस की होगी कि वहाँ पे जो u था वो प्योरली y में था और v जो है वो प्योरली x में था। ठीक है, आपने x को फिक्स कर दिया था और आपने जो है y को वेरी करके उसका ग्राफ बनाया था, राइट। लेकिन इस बार क्या हो गया है, u भी x और y दोनों के फॉर्म में है, v भी जो है x और y दोनों के फॉर्म में है, यानी कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। सो u इज इक्वल टू वॉट, x² - y², v इज इक्वल टू 2xy, और z किसके बराबर है, x + i y। ठीक है, फिर से वही बात, x + i y को आप मतलब हमें यहाँ पे एक सेट ऑफ पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, या तो x पर या तो y पर। ठीक है, तो फिर से हम एक काम करते हैं, x को फिक्स कर लेते हैं, मान लीजिए 1 है, तो z किसके बराबर आ जाएगा, 1 + i y। सो 1 + i y यानी क्या कि x किसके बराबर है, x इज इक्वल टू 1, और y आप जो है वेरी कर रहे हो, इस पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, यानी कि ये -∞ से लेकर +∞ कहीं तक भी जा सकता है। फिर से हम जो है एक लाइन का बिहेवियर देखते हैं, तो ये वो लाइन है जिसे हम कह रहे हैं 1 + i y। हमें ये देखना है कि ये जो लाइन है ये किस तरह से बिहेव करती है जब हम इन पॉइंट्स पे जो है क्या करते हैं, फंक्शन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इनका बिहेवियर ऐसा है। अब यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि ये लाइन दिखेगी कैसी, क्यों, क्योंकि u इज इक्वल टू x² - y², v इज इक्वल टू 2xy। ठीक है, पहले तो यहाँ पे हम x को जो है 1 रख के देखते हैं, 1 रखेंगे मतलब, सो 1 - y² और v इज इक्वल टू 2y। ठीक है, अब ये इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि u भी जो है y के रूप में आ गया, v भी जो है y के रूप में आ गया है, तो हम u और v को ये मतलब u और v जो है एक तरह का y का फंक्शन है। ठीक है, तो हम u और v के बीच का रिलेशन देख सकते हैं। सो u किसके बराबर आएगा, 1 माइनस यहाँ से y का वैल्यू कितना, y इज इक्वल टू v/2। ठीक है, तो 1 - v/2 का स्क्वायर, सो u इज इक्वल टू 1 - v²/4। ठीक है, और u इज इक्वल टू 1 - v²/4, ये किस चीज़ का ग्राफ है, पैराबोला का। ठीक है, सो ये इक्वेशन आ गया पैराबोला का। ठीक है, पैराबोला का कैसे, अगर आप इस 4 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4u इज इक्वल टू 4 - v², 4 को इस साइड ले आ जाइए और 4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, सो 4u - 1 इज इक्वल टू -v², यानी कि v² इज इक्वल टू -4u - 1। ठीक है, जो कि किस रूप का है, इस रूप का है, x - h² इज इक्वल टू 4py - k, जो कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, u जो है हमारा क्या है, रियल पार्ट ऑफ f है और v हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ f है। ठीक है, तो ये एक तरह से x की तरह बिहेव करता है और ये y की तरह। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y - h² इज इक्वल टू 4px - k। ठीक है, यानी कि ये जो है y की तरह बिहेव कर रहा है और ये x की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैसा है, y - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू -4 और x - 1। ठीक है, तो सो यहाँ पे जो है वर्टेक्स कितना आ रहा है, 1, 0।
तो 1 कॉमा इसका क्या है, 1 कॉमा 0 जो है इसका वर्टेक्स है। तो 1 यानी कि एक्स एक्सिस पर 1, मान लीजिए यहाँ पे 1 है 0, तो ये पॉइंट आपका क्या आ गया, ये इसका वर्टेक्स आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, P जो है निगेटिव है यानी कि माइनस है, तो माइनस है मतलब इस तरह से पैराबोला है, ये इस तरह का पैराबोला है। अब ये पॉइंट्स कौन से होंगे, ये पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जहां पर आपका u, ये u है, ये v है, जहां पर आपका u क्या होता है, 0 होता है। तो इस पूरी एक्सिस पर u 0 होगा, तो u 0 कहाँ पे होगा, u इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, u जहाँ पे 0 होगा तो v स्क्वेयर उसके लिए कितना आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन 4, सो v इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो ये पॉइंट्स कौन से हैं, ये आपका +2 है, ये -2 है। ठीक है, तो आपने देखा कि जब इस लाइन पर ये जो फंक्शन हमने अप्लाई किया तो उसका इमेज जो है वो एक पैराबोला की तरह आ रहा है। ठीक है, तो ये z² का बिहेवियर है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन और रियल फंक्शन में भी फ़र्क है। ठीक है, वो एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत सिंपल से एग्जांपल दूंगी, फॉर एग्जांपल e टू द पावर x, e टू द पावर x इन केस ऑफ रियल, ठीक है, वो कभी भी निगेटिव नहीं होता। ठीक है, ना ही वो पीरियोडिक होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं e टू द पावर z की, ठीक है, सो e टू द पावर z जो है वो निगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल e टू द पावर पाई i, सॉल्व करके देखिए ये कितना आता है, -1 आता है। ठीक है, लेकिन e टू द पावर x किसी रियल नंबर के लिए e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है निगेटिव नहीं होता, लेकिन कॉम्प्लेक्स में हो जाता है। e की पावर x जो है वो पीरियोडिक नहीं है। ठीक है, यानी कि कुछ इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट नहीं करता। लेकिन अगर मैं e की पावर z की बात करूं तो e टू द पावर z प्लस 2 पाई आइटा इज इक्वल टू e टू द पावर z, e टू द पावर 2 पाई i, और e टू द पावर 2 पाई i इज 1, सो इट इज अगेन e टू द पावर z। यानी क्या कि e टू द पावर z जो है एक पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, जिसका जो इंटरवल है वो कितना है, 2 पाई i, जिसका पीरियड जो है 2 पाई i है। तो 2 पाई i के बाद ये खुद को फिर से रिपीट करता है। यानी क्या कि कॉम्प्लेक्स के अंदर फंक्शन जो है वो अलग तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ कभी नहीं समझना है कि जो जिस तरह से रियल फंक्शन दिखाई देते हैं वैसे ही उनका रूप जो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर भी होता है। ठीक है, वो अलग होते हैं। सो ये था कॉम्प्लेक्स फंक्शन, और भी हम जानेंगे अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन इन कमिंग वीडियोस। ठीक है।